नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, यूपी स्पेशल का ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ और पर्यटन। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं सभी एग्ज़ाम में, जो भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है ये आपको बताना है। तो अहरौरा है, अडवा है, बघेलखंड है, बदुआ जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो डिटेल देखते हैं इसका। तो अहरौरा जो है ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, अडवा जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, बघेलखंड जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश, बदुआ जो है ये बांका बिहार में है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना की बात हो रही है, तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी है। तो रिहंद परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है? पिपरी जो है सोनभद्र में। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो ये है नलकूप। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में कुल 2166,000 हेक्टेयर 1502% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। तो यहाँ पे गलत दिया गया, नहर नहीं, ये नलकूप होगा। लगभग 75% जो है नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। नीचे डिटेल दिया गया है, तो नलकूप होगा ये। प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है नलकूप द्वारा 74.9%, तो लगभग 75% हो गया। नहर जो है 15.2%, कुआं जो है 8.8%, तालाब झील आदि जो है 0.5%, अन्य जो है 0.6%। तो यहाँ पे नलकूप वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। तो ये भी हो जाएगा नलकूप। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। तो कौन सी नहर हो जाएगी यहाँ पे? शारदा नहर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के वनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकली है। नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। तो 1920 से लेकर 1928 में इसका कार्य पूर्ण हुआ। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है तो शारदा नहर। ऑप्शन डी। अगला है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो नलकूप से जो है उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा सिंचित है। देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये हो गया। अगला देखते हैं, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नगर से जो है हमीरपुर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अर्जुन बांध से जो है हमीरपुर लाभान्वित होता है। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना इनमें से कौन सी है ये बताना है आपको। तो इसमें से गोकुल बैराज परियोजना जो है पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल
के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। तो किस नदी पर है ये? यमुना नदी पर। अगला है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात हो रही है, तो ये बेतवा नदी पे निर्मित है। बी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचती है। ये सब पहले आ चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? औरैया जिले की बात हो रही है, तो प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? ये शुद्ध देसी घी का। वहाँ का ODOP जो है ये शुद्ध देसी घी है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला जो है हाथरस है। हींग के लिए जो है हाथरस प्रसिद्ध है। अगला है प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूज उत्पाद कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सरपत बोलते हैं। तो ये सरपत हो जाएगा ऑप्शन बी। अमेठी सुल्तानपुर में खासकर पाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास के रूप में जाना जाता है, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह ही एक घास होती है, जिसमें टहनियाँ नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं उगाई जाती है। गेहूँ उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, तिलहन उगाया जाता है, कपास जो है आमतौर पर नहीं उगाया जाता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ है। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से जो है गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? आपको बताना है नींबू कहाँ उगाया जाता है। तो ये हो जाएगा सहारनपुर और मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानता उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम जो है साइट्रस लीमन है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है? तो भारत के कुल गन्ना उत्पादन का उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट होता है? तो 25 से 40%। भारत के कुल गन्ना उत्पादक में 25 से 40% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश 41.28%, महाराष्ट्र 20.4%, तमिलनाडु 19.94%, कर्नाटक 10.47%, हरियाणा, पंजाब आदि हैं। अगला है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आम का भी जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का स्थान है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? अनाज भंडारण की बात हो रही है, तो ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो FCI, SWC, CWC ये शामिल है। FCI हो गया, FCI, SWC, CWC शामिल है। FDI, तो FDI जो है ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है। जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय भंडारण निगम CWD तथा राज्य भंडारण निगम SWC अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। अगला देखते हैं। तो कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो कौन सा सच नहीं है ये बताना है। तो यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो ये सही है। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय CU हैं, सही है। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र NRC हैं, सही हैं। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 2014-15 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR संस्थान है, तो ये गलत है।
तो तत्कालीन बात हो रही है। तो आर्थिक रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, तो ये कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये कुशीनगर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। तो ये 1976 में की गई थी। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। अगला है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो की बात हो रही है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आलमबाग लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। तो कब की गई थी? 2002 में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की बात हो रही है कि स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है कृषक समृद्धि आयोग की 2017 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। अगला है, उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध ये बताना है किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। पारीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के पारीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो झांसी में स्थित है ये। अगला है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आलू निर्यात जोन जो है ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तराई क्षेत्र में जो सुगंधित चावल की किस्म उगाई जाती है वो काला नमक है। मुख्यतः सिद्धार्थनगर के आसपास उगाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को जो है चावल का कटोरा कहते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक परियोजना ये है। वर्षाजनक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजना, तो 1973-74 में 3 समादेश विकास परियोजना जो है आई थी। कौन कौन? शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया था। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो टिहरी बांध परियोजना की बात हो रही है। तो ये सोवियत रूस। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर लगभग 855 फीट है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता जो है 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी प्रदान की है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? तो ये है रामगंगा बांध। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में, तो रामगंगा बांध का जो निर्माण हुआ था 1978 में
धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127.5 मीटर की ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है। तथा रिहंद बांध जो है सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेला नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी हो गई? तो ये हो गई रामगंगा नदी, 127.5 मीटर। तो जितने भी इसमें बांध दिए गए हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। तो रामगंगा बांध का निर्माण जो है 1978 में धामपुर बिजनौर में किया गया रामगंगा नदी पर, जिसकी ऊंचाई 127.5 मीटर है। माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया, जिसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है। और रिहंद बांध जो है सोनभद्र में स्थित है रिहंद नदी पर, इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। जबकि मेजा बांध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेजा बांध जो है मिर्जापुर में बेला नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये बेतवा नदी पर परीक्षा बांध, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है। इसके जलाशय का उपयोग जो है बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। अगला चैप्टर आ जाता है पर्यटन। यही हम लोग करेंगे। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो है रामपुर में। डिटेल देख लेते हैं। एक ही प्रश्न से कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं आपके। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? ये लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये रामपुर में है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, दोनों एक ही नाम, दो नाम हैं उसके। तो ये रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला जो है ये प्रयागराज में है। अगला है, यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये अभी आपने देखा रामपुर में है, जिसका नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला जो कि प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है। तो प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला है, ये रामपुर में स्थित है। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार होंगे आपके। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नाम क्या किया गया है, किसके नाम पे? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे किया गया है, वहीं पे वो शहीद हुए थे। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे किया गया है। अगला है, बॉन्ड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये समग्रता उपागम, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? पर्यटन विकास निगम उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो ये 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। यूपी लोअर मेंस में जो है 2015 में पूछा गया था। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। तो 1972 में जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया था तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। 1972 में तो उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया और 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, तो ये सभी हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न में दिए गए उपयुक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग हैं, यानी कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती जो है ये बौद्ध परिपथ का भाग हैं। बौद्ध परिपथ बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा संकिसा को शामिल किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए,
ये गंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के केंद्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो बुंदेलखंड सर्किट की बात हो रही है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हो जाएगा बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। तो ये बुंदेलखंड सर्किट की बात हो रही है, तो बिठूर हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा, झांसी, कालिंजर, महोबा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। तो दोस्तों आज 2 ही चैप्टर हम लोग करेंगे क्योंकि उद्योग वाला जो चैप्टर है 9वां चैप्टर, ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 120 क्वेश्चन इसमें हैं। तो ये अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको UPSSC की तैयारी करनी है तो चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी PDF आपको तुरंत वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।